नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का एक प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूं। इस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाएगी। 2009 का अधिनियम संख्यांक 35 से लिया गया है। ये आप हेडिंग देख सकते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम। राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत यह एक्ट अधिनियम बन गया और उसी दिन पारित हुआ। पहले अध्याय में देखते हैं प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। यह उस तारीख को प्रवृत्ति होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस अधिनियम की कोई भी बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। कोई भी बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे। किसी भी निःशक्त बालक को निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का एक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन निःशक्त बालकों को प्राप्त है। इसी के अंतर्गत ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध है। जहां 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया गया हो वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए एक समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई भी बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। इसमें देखते हैं, जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां उस बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है वहां ऐसे बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भार साधक जहां ऐसे बालकों को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य है। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है
प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो। अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करना। विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करेगा। प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनिटर करेगा। माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1986 का 6 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए अवधारित की जाएगी। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जो कोई उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। विद्यालय का मान और मानक। किसी विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता। इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। कोई विद्यालय उपधारा 3 के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं करेगा। इसका जो अनुसूची है उसको आगे हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षण और शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक समूह एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा। विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, जैसे विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों को मॉनिटर करना, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना। धारा 29 के उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षक को जोड़ना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए। गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न
किसी गैर शैक्षिक परियोजनाओं के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में खुद को नहीं लगाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है, जैसे संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना, पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास, शिक्षा का माध्यम जहां तक उचित हो बालक की मातृभाषा में होगा, बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना, बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन करना। आइए अब देखते हैं अनुसूची धारा 19 और धारा 25 में क्या है। विद्यालय के लिए मान और मानक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं प्रवेश किए गए बालक, उसके आगे शिक्षकों की संख्या। तो आइए देखते हैं 1 से 60 तक। अगर बालक 1 से 60 तक का प्रवेश हुआ है तो उसके लिए 2 शिक्षक होते हैं। 61 से 90 के मध्य अगर बच्चे हैं तो 3 शिक्षक। 91 से 120 के मध्य अगर बच्चे हैं तो 4 शिक्षक। 121 से 200 के मध्य अगर बच्चे हैं तो 5 शिक्षक होंगे। 150 से अधिक बालक अगर हैं तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक होगा। 200 से अधिक बच्चों में छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। ये शिक्षक छात्र अनुपात है। शिक्षकों की संख्या में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पहला, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक, वो भी इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। जैसे विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का 1 शिक्षक और भाषा का 1 शिक्षक। दूसरा, प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होने चाहिए। तीसरा, जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां 1 पूर्णकालीन प्रधान अध्यापक होगा। और निम्नलिखित के लिए अंशकालीन शिक्षक, जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा। भवन का कैसा होना चाहिए आइए देखते हैं। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय सह भंडार सह प्रधान अध्यापक कक्ष होगा। बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए। लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा। जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां 1 रसोई होना चाहिए। सीमा, दीवार या बाढ़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों, शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। आइए देखते हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस होता है। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस होगा। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे होंगे। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे होंगे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अध्यापन शिक्षण उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में 1 पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, ये सभी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी एक विद्यालय भवन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से RTE 2009 के बारे में
थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल गई होगी। सब धन्यवाद।